विकास वाला बजट। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। देश को बेहतरी की राह पर ले जाने वाले बजट का शंखनाद हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के डिजिटल पिटारे से देश के लिए कई बड़ी सौगातें निकली। जल्दी से इस बजट की 10 बड़ी बातें आपके लिए हम लेकर आए हैं। स्वास्थ्य के बजट में सरकार ने इस बार 137% का बहुत बड़ा इजाफा किया है। यकीनन जिस पर पूरा जोर भी सरकार की ओर से दिया जा रहा था, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य के बजट में 137% का इजाफा हो गया है और अब इस लिहाज से 2.23 लाख करोड़ का स्वास्थ्य का ये पूरा बजट कोरोना वैक्सीन के लिए अलग से 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके जरिए कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या उसको सस्ता किया जाएगा या फ्री कर दिया जाएगा, लोगों के मन में कई सवाल है। टैक्स स्लैब में हालांकि कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके जरिए यकीनन जो मिडिल क्लास है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको थोड़ी चोट पहुंची है। वो बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे थे। चौथी बड़ी बात, पेट्रोल पर 2.5 रुपए जबकि डीजल पर 4 रुपए कृषि सेस लगाया गया है, लेकिन इसका आम आदमी की जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने यह जानकारी दी है। पांचवी बड़ी बात यह है, बीमा क्षेत्र में एफडीआई 49% से बढ़ाकर बहुत बड़ा, देखिए 74% करने का ऐलान आज किया गया है और यकीनन एक बड़ा कदम बीमा क्षेत्र के लिए इसको माना जा रहा है। छठवीं बड़ी बात, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2.27 लाख करोड़ का ऐलान किया गया है और बाकायदा एक एक करके विस्तार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से इसके बारे में जानकारी दी गई है। खासतौर से आपको बताते चले, चुनावी राज्यों में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। सातवीं बड़ी बात है, पुराने वाहनों को हटाने के लिए नई स्क्रैप पॉलिसी लेकर आई है सरकार। यकीनन उसके जरिए कम से कम लोगों को राहत देने की ये कोशिश और ये कवायद है ताकि वो पुरानी गाड़ियों को हटा सकें। अब बैंक डूबे तो ग्राहकों को मिलेंगे 5 लाख रुपए, क्योंकि हाल ही में हमने बहुत सारे ऐसे बैंक का मामला देखा था जो डूबने के कगार पर थे। सरकार की ओर से, आरबीआई की ओर से मदद जरूर की गई, लेकिन जो ग्राहक थे उस बैंक के, उन्होंने बहुत ज्यादा परेशानियां झेली। नौवीं बड़ी बात, एमएसपी जारी रहेगी। भुगतान प्रणाली को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। किसानों को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है कि एमएसपी जारी रहेगी, लेकिन जो भुगतान प्रणाली है उसको और ज्यादा स्ट्रांग करने पर सरकार की ओर से जोर दिया जाएगा। जबकि 10वीं बड़ी बात, 75 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को पेंशन पर नहीं भरना होगा आईटीआर, तो इन लोगों को ये थोड़ी राहत देने की कोशिश आज वित्त मंत्री की ओर से जरूर की गई है। तो ये बड़ी बातें जो इस वक्त स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और यकीनन इसके जरिए देश की जनता का दिल जीतने की कोशिश वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। पीएम मोदी ने बजट को बताया है जान और जहान को बरकरार रखने वाला। उनकी ओर से कहा गया है, आमदनी और रोजगार बढ़ने से बदलेगा लोगों का जीवन, आत्मनिर्भरता से आएगा आत्मविश्वास। लेकिन विपक्ष लगातार इस बजट को लेकर सरकार पर सवाल कर रहा है और विपक्ष के साथ ही आम जनता के मन में भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी का जवाब देने के लिए वित्त राज्य मंत्री इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग ठाकुर जी, बहुत शुक्रिया आज तक को अपना वक्त देने के लिए। और आज दिन भर अगर दो चेहरों पर किसी की निगाहें थी तो एक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और दूसरे वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, जिन्होंने सुबह सुबह हनुमान जी के पूजा अर्चना की और उसके बाद बजट लेकर आए देश के लिए। लेकिन 3 वो बड़ी बातें, वो मूल मंत्र जिसके जरिए आप ये विश्वास पैदा कर पाए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी को लेकर आगे बढ़ता हुआ ये देश का बजट है। अनुराग ठाकुर जी। मुझे लगता है वित्त मंत्री जी के भाषण में वो सब बातें थी जो आपकी इन बात को पूरा करती हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये बजट इस महामारी के समय एक तुर्प का पत्ता है और मोदी जी की सोच को आगे ले जाने का काम करता है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, जब पिछले 1 वर्ष से लगातार देश के बुद्धिजीवी कह रहे थे कि सरकार को और खर्च ज्यादा करना चाहिए, निवेश करना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था को और गति मिले, हमने लगातार पहले जान है तो जहान है उस मूल मंत्र पर काम किया और फिर जान भी और जहान भी। और चित्रा जी, अगर आप पिछले 4 महीने देखेंगे, जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ज्यादा रही और जनवरी में तो रिकॉर्ड 1,20,000 करोड़ रही, दिसंबर में 1,15,000 करोड़ रही। और इस बार भी अगर आप देखेंगे, हमने तय किया है कि हम लोग एमएसएमई सेक्टर पर, इसके साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत निवेश करने वाले हैं। कुल मिलाकर देखें तो 1,18,000 करोड़ रुपया अगर सड़कों के क्षेत्र में हो, 1,10,000 करोड़ रुपया रेलवे के कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम बात करें, यह अपने आप में दिखाता है। और इसके अलावा 50,000 करोड़ रुपया हमारा जल जीवन मिशन के लिए हो
और 137% की वृद्धि जो है वो तो आपके स्वास्थ्य के बजट पर है। नई योजना जो है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, स्वस्थ भारत योजना, उसको ऊपर भी 64,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट का प्रावधान किया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ हो, सड़कें अच्छी हो, मेट्रो रेल लाइंस को दुगना किया जा सके, पोर्ट्स की व्यवस्था को और सुदृढ़ करें, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के माध्यम से यहां पर निवेश ज्यादा हो, यहां पर उद्योग जगत को बढ़ावा मिल सके, एक्सपोर्ट ज्यादा हम कर सकें, और इसी तरह से टेक्सटाइल पार्क भी साथ बन सके मित्र के नाम से, ये भी हमने किया है। इससे क्या लाभ होगा? इससे रोजगार भी उत्पन्न होंगे, निवेश भी आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी बढ़ेगी। मौजूदा वित्त वर्ष का जो सामने आया है, जो अनुमान लगाया गया है 9.5% का, वहीं दूसरी तरफ विनिवेश के जरिए पैसा इकट्ठा करने की बात सरकार की ओर से की गई है, जिसको विपक्ष एक बड़ा खतरा बता रहा है। उसका ये कहना है कि इसके जरिए तो रोजगार का संकट इस देश में पैदा हो जाएगा। इससे रोजगार बढ़ेंगे, इससे रोजगार बढ़ेंगे। अगर आप पूर्व में भी जाके देखेंगे, जितना डिसइन्वेस्टमेंट कांग्रेस के टाइम पे हुआ, बीजेपी के टाइम पे हुआ, किसी भी टाइम पे हुआ, उससे रोजगार बढ़े ही हैं। और दूसरा मैं कहूंगा, हमारी बड़ी स्पष्ट नीति है, स्ट्रैटेजिक सेक्टर और नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर। स्ट्रैटेजिक सेक्टर में एक पीएसयू रहेगी कम से कम, उससे ज्यादा भी रह सकती हैं। बाकी सबको प्राइवेटाइज आहिस्ता आहिस्ता किया जाएगा, ताकि उनमें निवेश हो सके, रोजगार बढ़ सके और उसको और गति मिल सके। हम कोई छिपाकर काम नहीं कर रहे। 1,73,000 करोड़ का हमने प्रावधान रखा है डिसइन्वेस्टमेंट का, वो हम करने वाले हैं, अचीव करेंगे इस साल। और जिस तरह से रिकॉर्ड एफडीआई इस साल देश में आई है, महामारी के बावजूद रिकॉर्ड एफडीआई आई, वो अपने आप में दिखाता है कि लोग मोदी सरकार की नीतियों में विश्वास रखते हैं। और दूसरी बात, हम लगातार जब अपनी ओर से इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम डीएफआई बनाने जा रहे हैं, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, उसके माध्यम से क्या होगा, लंबे समय तक आपको पैसा मिलेगा बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए। बैंकों में हमने पहले भी कैपिटलाइजेशन की, अब हम और करने वाले हैं। 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और 1 इंश्योरेंस कंपनी को हम बेचने जा रहे हैं, ताकि उसमें और निवेश हो, उसका और विकास हो सके और कंपटीशन ज्यादा बढ़े। फिर हम एफडीआई का जो 49% से बढ़ाकर 74% इंश्योरेंस सेक्टर में करने वाले हैं, इससे भी रोजगार और बढ़ेगा और इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। ये बड़ी बात है, तो आप कह रहे हैं विश्वास जताने की भी, लेकिन अनुराग जी, ममता बनर्जी का बयान सामने आया इस पेपरलेस बजट के बाद। उन्होंने कहा कि देश का ये पहला पेपरलेस बजट जरूर है, लेकिन इसमें सब कुछ बेच दिया गया है। और सरकार ने भी खासतौर से इस बजट में उन राज्यों का ध्यान रखा है जहां पर इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो क्या ये चुनावी बजट है? ममता बनर्जी जी बंगाल विरोधी क्यों हैं? उनको इस बात का कष्ट क्यों है कि मोदी सरकार बंगाल के लिए इतना कुछ दे रही है? क्योंकि ममता जी ने पिछले कुछ वर्षों में जो केंद्र की योजनाएं थी, उनको कभी भी वहां पर लागू नहीं किया। यह दुर्भाग्य है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री इस बात का विरोध करती है कि केंद्र की सरकार बंगाल को ज्यादा पैसा दे रही है, जहां दूसरी ओर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्वागत किया, असम के मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। इन्होंने विरोध क्यों किया है? अगर लेह को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलती है, केरल को पैसा मिलता है, तमिलनाडु को, बंगाल को, असम को पैसा मिलता है, विरोध किस बात का है? इनको तो स्वागत करना चाहिए, मोदी जी का सत्कार करना चाहिए। मतलब आप लोगों ने भी ध्यान रखा ना कि जहां पर चुनाव होने हैं वहां के कर्मचारियों के लिए पैसे लगा दिए जाएं, जिसके जरिए वोट मिल पाए चुनावों में। क्या ये भी लक्ष्य था? देखिए, लेह में कोई चुनाव नहीं है, आंध्रा में कोई चुनाव नहीं है, कर्नाटका में कोई चुनाव नहीं है, उड़ीसा में कोई चुनाव नहीं है, जो बाकी राज्यों को भी दिए गए वहां चुनाव नहीं है। लेकिन आप ये क्यों कहना चाहती हैं? हमने तो पहले कहा था कि हम लुक ईस्ट पॉलिसी नहीं, हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे काम करते हैं। और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं, उनके लिए हमने लगातार बढ़ चढ़ के काम किया है, आगे भी करेंगे। वहां पर तो चलो भाजपा की सरकारें बनेगी, पश्चिम बंगाल और असम में दोबारा बनेगी, उसके बाद और लाभ ये मिलेगा कि जो केंद्र की योजनाओं को आज तक ममता जी लागू नहीं करती, जब भाजपा की सरकार वहां पर बनेगी तो और अच्छी लागू होंगी। आयुष्मान भारत भी होगी, पीएम किसान भी होगी, बाकी योजनाएं भी लागू होंगी।
दरअसल टैब से केवल निकली 2 जो महीनों की सौगातें बात हैं यकीनन वो इसी ओर इशारा कर रही हैं जिसमें पश्चिम बंगाल भी है, असम है। इस वजह से ये सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है। अब जरा मैं आ जाती हूँ स्वास्थ्य सेक्टर पे, क्योंकि हेल्थ स्कीम को लेकर सरकार आई है और इस बजट में खासतौर से चूंकि कोरोना काल के दौरान हम सब ने देखा भी था, झेला भी, और अब उससे निकलने का वक्त है, तो इस वजह से सरकार का भी बहुत ज्यादा फोकस स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। ये जो 35,000 करोड़ का कोरोना के लिए बजट निर्धारित किया गया है, इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाए? क्या फ्री वैक्सीन इसके जरिए दिया जाएगा या फिर वैक्सीन की कीमत कम कर दी जाएगी हर एक के लिए? क्योंकि अभी तो सिर्फ मेडिकल सेक्टर के लिए या जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उन्हीं के लिए फ्री है वैक्सीन। देखिए, पहली बात तो मैं कहूं कि 2,23,000 करोड़ से ज्यादा का बजट जो 137% से ज्यादा है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोदी सरकार ने दिया। मैं मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, वित्त मंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई गई है। और इसके अलावा जो 35,000 करोड़ रुपए इसमें वैक्सीन का प्रावधान किया गया, जो आपने भी बात का उल्लेख यहां पर किया, मैं आपको जरा 8 महीने पहले ले जाना चाहता हूं। जब कोविड की महामारी के समय हमने 15,000 करोड़ रुपया कोविड से लड़ने के लिए दिया स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो पीपी किट खरीदने के लिए, मास्क खरीदने के लिए, वेंटिलेटर खरीदने के लिए, दवाइयां देने के लिए, कोविड वॉरियर्स को लड़ने के लिए दिया गया। हमने तब भी राज्यों के सामने कोई सवाल खड़े नहीं किए, पूरे दिल खोलकर मोदी सरकार ने मदद की। आज भी 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन उसके लिए दिया जो हिंदुस्तान ने दुनिया के गिने चुने देशों में, ऐसा देश भारत है जिसने 2-2 कोविड वैक्सीन यहां पर निर्माण की और 100 से ज्यादा देशों को हमने सप्लाई की है। ये भारत ने किया है। वासुदेव कुटुंबकम की जब बात करते हैं तो मोदी सरकार ने पूरा करने का काम किया। ये 35,000 करोड़ से प्रावधान अभी तक किया, हम आगे और भी करेंगे। कोविड से देश की जनता की रक्षा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, पहले भी थे, और दुनिया भर में सबसे कम मृत्यु दर अगर भारत में रही तो मोदी सरकार की नीतियों के कारण रही। आज भी हमने पैसे की कोई कमी नहीं आने दी, आगे भी नहीं आने देंगे। और एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं, ये 2 वैक्सीन तो हैं, इसके अलावा 2 और पाइपलाइन में है जिसका और बल मिलने वाला है। जितनी जल्दी से जल्दी हमारे देश की जनता को वैक्सीनेशन किया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा, उतना लाभ मिलेगा। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसने सबसे तेजी के साथ इतने लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया है। इस वैक्सीनेशन की तो जरूरत है भी, अर्थव्यवस्था के लिए भी एक वैक्सीन चाहिए जिससे बूम हो सके और यकीनन हिंदुस्तान उन तमाम देशों में शामिल हो सके जिसका सपना उसने संजो कर रखा हुआ है, जिस आत्मनिर्भर भारत की बात भी बार बार सरकार की ओर से कहा जाता है। लेकिन यहां पर आ जाती हूं मैं जरा, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, नौकरी पेशा है, उनके सवालों के साथ। टैक्स पेयर के बारे में आप लोगों ने बिल्कुल सोचा ही नहीं, मतलब बिल्कुल उनको साइड कर दिया कि इनको किनारे ही रखें, इनके बारे में तो सोचना ही नहीं है। उनको राहत दिए जाने को लेकर कोई भी देखिए, आप सब लोग टीवी पर चला रहे। देखिए चित्रा जी, ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि मोदी सरकार कोविड टैक्स लगाएगी, मोदी सरकार जनता पर और टैक्स लगाएगी क्योंकि पिछले साल कर्जा ज्यादा लिया गया है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है और मैं मोदी जी का आभार इसलिए प्रधानमंत्री जी का प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने कहा कि नहीं, जनता पर कोई भी बोझ नहीं पड़ना चाहिए, 1 भी रुपए का, और कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। 1 रुपए का टैक्स भी नहीं लगाया गया। ना कोविड टैक्स लगाया है, ना कोई एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया है, ना कोई किसी और तरह का टैक्स लगाया, ना इनकम टैक्स बढ़ाया, कुछ नहीं किया हमने उल्टा लोगों को राहत देने का काम किया है। हम तो जीएसटी रेट्स को भी रैशनलाइज करने की बात करते हैं, हम उसमें और सुधार करने की बात करते हैं। यहां तक कि जो इनकम टैक्स के मुकदमे भी खुल जाते थे, 6 साल पुराने कागज भी निकाल लेते थे, हमने कहा 3 साल से ज्यादा नहीं कर सकते। 50 लाख से ज्यादा का केस होगा तब जाके प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स से अनुमति मिलेगी, तब जाकर आप उन कागजों में छानबीन कर पाओगे। फेसलेस असेसमेंट भी हमने की, फेसलेस अपील भी इनकम टैक्स में हमने की, और कस्टम में भी हमने तुरंत कस्टम लाए जो पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस और बॉर्डरलेस था। इससे क्या हुआ है, जो इंटरफेस होता था कि अधिकारी या किसी व्यापारी या कर्मचारी के बीच में, हमने उस सबको खत्म करने का काम किया ताकि पारदर्शिता आए, अधिकारियों की जवाबदेही बने, सरकार की जवाबदेही बने और भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। अब जब आपने सरकार की जवाबदेही का जिक्र कर ही दिया है, यही कारण है कि तो मैं किसानों को लेकर एक सवाल पूछ लेती हूं, क्योंकि हम और आप जहां पर इस वक्त मौजूद है उससे कुछ ही दूरी पर किसान लगातार अपना विरोध कर रहे हैं। किसानों को लेकर कोई बहुत बड़ा ऐलान इस बजट में देखने को नहीं मिला। और दूसरा सवाल और भी लोगों के जहन में है, ये जो कृषि सेस है, इसके जरिए आम जनता पर तो कोई भार नहीं डालेगी सरकार? देखिए,
पहली बात तो कह दूं, कृषि सेस किसके लिए है? कृषि सेस इसलिए लगाया गया कि इससे किसानों के लिए आधारभूत ढांचा बनाकर दिया जा सके, कृषि से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दिया जा सके। आएगा कहां से? हमने आइटम्स तय किए जो कस्टम ड्यूटी लगती थी, हमने कहीं जगह उसको कम किया, उसके बजाय सेस लगाया है। कई जगह एक्साइज ड्यूटी लगती थी, हमने उसको थोड़ा सा बदलाव करके उसमें सेस एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया है। ठीक है। किसी व्यक्ति के ऊपर 1 रुपए का भी इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कोई महंगाई नहीं बढ़ने वाली। इससे केवल पैसा खड़ा किया जाएगा किसानों के लिए, कृषि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। पहली बात तो एक जी। दूसरा, हमने आत्मनिर्भर पैकेज में भी 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की। इसके अलावा हमने 1,10,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को ऑलरेडी दे दिया, जो आज तक हिंदुस्तान में 70 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई थी, मोदी सरकार ने किया। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 70,000 करोड़ मुआवजा के रूप में मिला, मोदी सरकार ने दिलवाया। इसके अलावा खाद की कोई कमी नहीं होने दी। हमने 2.5 करोड़ नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की बात कही थी, हमने 2 करोड़ से ज्यादा पिछले 4 महीने में बना दी और 2 लाख करोड़ रुपए किसानों को दे दिया। इस बजट में हमने 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है ताकि सुलभ ऋण की सुविधा मिल सके, आसानी से ऋण प्राप्त हो सके किसानों को, यह भी हमने करके दे दिया। हमारे साथ लगातार अनुराग ठाकुर जी जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। यकीनन आप लोगों की ओर से आज जो बजट पेश किया गया है, ये चूंकि दशक का पहला बजट है और इसके जरिए हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा, इसी को लेकर हमने अनुराग ठाकुर से चर्चा की। और इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी लाइव जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और आम जनता को आम भाषा में कैसे समझाएंगे, कैसे बताएंगे कि ये आम आदमी का बजट है जो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? प्रकाश जी। पहले तो ये समझाऊंगा मैं कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है और कोरोना महामारी के संकट से ही निजात नहीं पा रही है, उनकी अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है। लेकिन भारत है कि जिन्होंने कोरोना के खिलाफ की लड़ाई लगभग जीत ली है, वैक्सीनेशन भी बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हुआ है और तीसरा, अब अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आकर दौड़ने लगी है। तो ये हमारी पहली विशेषता है। दूसरी है, जो कॉमन मैन जिसे कहते हैं, मिडिल क्लास कहो या बाकी भी कहो, तो उसका क्या लगता है? उसको 3 चीजें लगते हैं। महंगाई की दरें नहीं बढ़नी चाहिए। तो कांग्रेस के जमाने में यूपीए के 10 साल में हर साल डबल डिजिट महंगाई बढ़ी, अब 5% से भी कम है। तो पहली राहत ये है। दूसरे, यूपीए के जमाने में आए दिन विभिन्न शहरों में बम फुटते थे, लोग मरते थे, आज नहीं हुआ है 6 साल में। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। कानून व्यवस्था में सुधार, माओवादियों की गतिविधियों में कमी आई, आतंकवादियों की गतिविधियों में कमी आई, नॉर्थ ईस्ट शांत हो गया, तो ये भी एक राहत मिली। ये दूसरी है। तीसरी, ईज ऑफ लिविंग बढ़ा। आज दुनिया में सबसे सस्ता डाटा ये भारत में मिलता है, इसलिए डिजिटल इंडिया इतना फास्ट चल पड़ा और इतने डिजिटल ट्रांजैक्शन और जीवन का हिस्सा बन गया। तो ये भी एक ईज ऑफ लिविंग आई। एक सिंपल उदाहरण बताता हूं। अगर पहले ये नियम था कि पेंशनर जो है उसको हर नवंबर में बैंक में जाकर जिंदा होने का प्रमाण खुद वहां जाकर देना पड़ता था, तो कोई विदेश में गया है तो भी नवंबर में उसको लौट के एक दिन बैंक में जाना पड़ता था। अब ये जीवन प्रमाण करके एक आया, करोड़ों पेंशनर्स अब घर में बैठे बैठे अपने जिंदा होने का प्रमाण देते हैं। ये ऐसी इतनी बातें हुई है, उससे लोग खुश है और देश, दुनिया में देश का नाम बढ़ा, सीमा सुरक्षित है। तो ये जब होता है तो सामान्य लोगों को यही चाहिए होता है और वो मिला है। सामान्य लोगों को यही चाहिए होता है, लेकिन रोजगार का संकट भी एक बड़ा सवाल है जो सामान्य लोगों से जुड़ा हुआ है, जिस पर लगातार विपक्ष आपको कटघरे में खड़ा कर रहा है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने को लेकर कोई बहुत बड़ी बात इस बजट में दिखाई नहीं दी, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। नहीं, इस बजट में सबसे बड़ी बात है 5,71,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है। मैडम, रोड बनते, रेल बनते, मेट्रो बनती, गैस पाइपलाइन बनेगी, ट्रांसमिशन लाइंस बनेगी, एयरपोर्ट बनेंगे, पोर्ट बनेंगे, बाकी यात्राओं की और टूरिज्म की व्यवस्था बढ़ेगी, तो रोजगार ही रोजगार निर्माण होते हैं।
अगर एक उड़ान से 35 नए एयरपोर्ट काम में आने लगे और भी ये विस्तार होगा तो कितनी यातायात बढ़ेगी, कितना टूरिज्म बढ़ेगा, आप समझ लो। मैं एक उदाहरण देता हूँ, शिरडी में हवाई जहाज शुरू हुआ है, दिल्ली से भी हुआ है, मुंबई से भी है, हैदराबाद से भी है। अगर तीनों जगह से हर घंटे एक शिरडी को फ्लाइट भेजोगे तो भी लोगों का बुकिंग ज्यादा है, ये सच्चाई है। तो लोग आज चाहते हैं लेकिन सुविधा ही नहीं थी। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर पुश मिलता है तो ड्यूरेबल प्रोग्रेस होता है, और ड्यूरेबल प्रोग्रेस जब होता है तब जाके रोजगार परमानेंट भी मिलते हैं, काम करते समय भी मिलते हैं, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम 50 साल चलता है, और इसलिए दिस इज कॉल्ड ड्यूरेबल प्रोग्रेस। 1 लाख करोड़ का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। आपको बताऊं मैडम कि 1 एकड़ जमीन अगर पानी के अंदर आती है, सिंचाई में होती है, तो 1.5 रोजगार बढ़ता है, 1.5 इतना रोजगार बढ़ता है। तो इतनी करोड़ों एकड़ जब नई जमीन सिंचित होगी तो करोड़ों रोजगार बढ़ते हैं उसी में से। तो ये सब विषय ऐसे है कि जिससे रोजगार बढ़ता है, और रोजगार बढ़ाने के लिए ही ये बजट है। ये खर्चा जो मोदी सरकार के जमाने में होता है वो इसीलिए है। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही। यकीनन पूरे कोरोना काल के दौरान हम सब ने देखा था किस तरह से रोजगार का संकट इस देश पर छाया, और जो यकीन आप दिला रहे हैं, अगर इसके जरिए हिंदुस्तान आगे बढ़ता है तो यकीनन एक अच्छी खबर होगी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है, विनिवेश को लेकर खासतौर से बार बार आप पर सवाल उछाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विनिवेश के बारे में बेच खाएंगे सब कुछ, छोड़ेंगे नहीं अब कुछ। बजट 2021 ने गरीब को धोखा दिया, नौकरी पेशा लोगों को धोखा दिया, मजदूर किसान छोटे उद्योगों को धोखा दिया। ये रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके निशाना साधा है सरकार पर। ये बेबुनियाद इसलिए है कि अटल जी के, मैंने अभी मेरे पास हेवी इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर दोनों विभाग हैं, तो मैंने जानबूझ के अध्ययन किया ढंग से, और अध्ययन में मुझे ये पता चला, और मैं पब्लिक भी करूंगा अभी, कि अटल जी के समय जो उद्योग विनिवेश हुए उन उद्योगों की आज की स्थिति क्या है, और भारत सरकार का फायदा हुआ या नुकसान होगा। पहले तो भारत सरकार को अपफ्रंट पैसे मिले, जो वहां रोज खर्चा होता था वो समाप्त हो गया। जो उनका 25-30% हिस्सा रह गया, उससे उनको 10 गुना ज्यादा कमाई हर साल हो रही है। वहां 10 गुना ज्यादा रोजगार तैयार हुआ है, वहां का उत्पादन बढ़ा है, वहां से टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है, तो सबका बल्ले बल्ले हुआ है, विन विन सिचुएशन है। तो काय के लिए जो सरकार का काम नहीं है धंधा करना, और वो अधिकारी जिसका पैसा नहीं लगा है वो चलाए, वो उस तरह से नहीं चला सकता जिसका खुद का पैसा लगा होता है। और इसलिए ये उद्योगों का सही समय पे विनिवेश करना ये बहुत अच्छी रणनीति है, और उसके सहारे हम देश का भी फायदा करते हैं, आम आदमी का फायदा करते हैं, रोजगार बढ़ता है। तो सब यही उदाहरण है। और ये मैं कहना चाहता हूं, जैसे आज किसी ने अफवाह बीच में मैंने पढ़ा, कोई कह रहा है कि LIC का विनिवेश हो रहा है, नहीं हो रहा है। LIC तो LIC ही रहेगी। LIC में IPO ला रहे हैं, उसमें शेयर कैपिटलाइज और कर रहे, दैट इज डिफरेंट। बट उसका मतलब ये नहीं कि विनिवेश जिनका होता है वो उद्योग ऐसे कगार पर होते हैं कि अगर 2 साल नहीं किया तो फिर एकदम गड्ढे में जाएंगे। तो उसके बजाय अगर सही समय पे अगर स्ट्रैटेजिक सेल करते हो तो उससे सबका फायदा होता है। तो आपके कहने का ये मतलब है कि विनिवेश को लेकर किसी भी तरह के भ्रम में आने की लोगों को जरूरत नहीं है। सरकार ने बहुत सोच समझ कर ये कदम आगे बढ़ाया है। अब आगे बढ़ते हुए अगला सवाल मैं आपसे महत्वपूर्ण ले लेती हूं, जिस पर कई बार पूरे देश ने आपको सुना भी है सर, वो है किसानों को लेकर। किसान इस वक्त भी डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं तमाम बॉर्डर्स पर। आज के इस बजट से उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। नहीं, मैं वही बताना चाहता हूं। पहले तो ये सरकार किसान को समर्पित है। 6 साल में मोदी सरकार ने किसानों के लिए जितना किया उतना 60 साल में नहीं हुआ। अटल जी के जमाने में सबसे मुख्य मांग जो थी किसानों की, सब 40-50 साल से, कि हमें लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। तो लाभकारी मूल्य कैसे तय हो, तो अटल जी ने स्वामीनाथन जी को नियुक्त किया। स्वामीनाथन कमीशन ने 2006 में रिपोर्ट दिया। उन्होंने फॉर्मूला दिया कि कॉस्ट प्लस 50%,
लेकिन 8 साल यूपीए के सरकार ने उस पर अमल नहीं किया, मोदी जी ने किया, तो आज एमएसपी ज्यादा मिलने लगी। किसान भी जो आंदोलन में है वो भी मानते हैं कि एमएसपी ज्यादा मिली, और वो आगे कहते हैं इसीलिए हमें डर है कि एमएसपी खत्म न हो जाए, ये वो कहते हैं। तो ये पंजाब में जानबूझकर 2-3 पार्टी अपनी राजनीति के कारण किसानों को इस तरह से गुमराह करने में सफल हुए कि जैसे कोई एपीएमसी खत्म होगी, एमएसपी खत्म होगा, मंडी खत्म होगी और सरकारी खरीद खत्म होगी। हमने दिखा दिया, इस साल कानून बनने के बाद भी खरीद ज्यादा हुई, सरकारी खरीद चालू रही, एपीएमसी मजबूत हो रही है। इस बजट में भी एपीएमसी को सुधार के लिए पैसा दिया है बहुत सारा, और इनाम भी अच्छा चल रहा है, और एमएसपी भी बढ़ा है, और ज्यादा धान की खरीद हुई है, तो ज्यादा पैसा किसानों के हाथ में गया है। लेकिन आप, मुझे दूसरा भी सवाल है, आप देखिए केरल के किसान, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बंगाल, असम, हिमाचल, उत्तराखंड, क्या यहाँ के और उत्तर प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा, क्या वहाँ के किसान नहीं है? तो वो क्यों नहीं आंदोलन कर रहे अपने अपनी जगह? इसलिए नहीं कर रहे कि किसान के लाभकारी कानून हमने बनाए हैं, उनको ऑप्शन दिया है कि आपको चाहिए मंडी में बेचो, आपको चाहिए बाहर बेचो। हमने उनको संरक्षण दिया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून तो सभी कांग्रेस के राज्यों में है जी, तो उसको हमने संरक्षण दिया है कि आपकी जमीन कभी नहीं जाएगी, यही बदलाव किया है। तो ये जो किया है ये उनके समझ में आएगा, कल चर्चा है, ये मुझे विश्वास है। आपने कहा कि कल चर्चा है, जी, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है जी। तो चर्चा के जरिए आपको लग रहा है कि देश के जिन राज्यों का आपने जिक्र किया उसके जरिए इन 3 राज्यों का भी समाधान निकल जाएगा, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जो लगातार इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है साहब, आगे बढ़ते हुए अब मैं आ जाती हूं। और दूसरा एक बात समझिए, जी जी किसानों में, जी हाँ नहीं, एक मुद्दा बताऊंगा किसानों के लिए। किसान सम्मान निधि, देखो यूपीए ने 10 साल में केवल एक बार कर्ज माफी का वादा किया और बैंकों में 53,000 करोड़ रुपए जमा किए। हमने अभी तक 1,18,000 करोड़ रुपए दिए हैं, किसानों के खाते में गए हैं, बैंक के खाते में नहीं, और उनके बैंक अकाउंट में गए हैं, उनके पास जमा हो गए हैं। और ये 10 साल चलेगा, हर साल 12 करोड़ लोगों को 6-6 हजार रुपए से 72,000 करोड़ रुपए मिलते जाएंगे। तो कहाँ 53,000 करोड़, कहाँ 7 लाख करोड़, ये किसानों को डायरेक्ट मदद है। ये ऐसी योजना आज तक कभी नहीं हुई। किसानों ने 17,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा और फसल बीमा में उनको 90,000 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला। कितना फायदा है जिनका नुकसान होता है। हाँ, जिनका नुकसान नहीं होता उनका प्रीमियम भरा हुआ जाता है, लेकिन इतना कम प्रीमियम है कि वो शिकायत नहीं करते, क्योंकि ये एक इंश्योरेंस है और वो मिलता है। 90,000 करोड़ रुपए मुआवजा मिला है, तो ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो ऐसे बहुत काम, जैसे नीम कोटिंग यूरिया हुआ, तो नीम कोटिंग से उसको ये तमाम बातें समझ में आएंगी। जल्दी जल्दी कुछ और सवाल है मैं पूछ लेती हूँ, खासतौर से कोरोना को लेकर 35,000 करोड़ का ये जो अलग से प्रावधान किया गया है सर, इसके बारे में मैं चाहूंगी कि प्रकाश जावड़ेकर जी जरूर प्रकाश डालें। इसका मतलब क्या हुआ? क्या देश के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन देने की तैयारी कर रही है इस बजट के जरिए सरकार? देखो, सरकार हर स्टेज पे इसके बारे में जो घोषणा है वो करती जाएगी, लेकिन हमने एक देखा कि अभी दुनिया का सबसे ज्यादा टीकाकरण 35 लाख टीका लग चुका है अभी तक, और वो हेल्थ वर्कर्स को लगा है और वो कंप्लीट फ्री दिया है। और वो वैक्सीन बनाने वाले दोनों उद्योगों से, वो प्राइवेट है उद्योग, और उनसे सरकार ने परचेस किया और परचेस करके लोगों को फ्री में दिया। लेकिन ये अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग नीति भी हो सकती है, तो इसलिए उसका राह देखना ज्यादा अच्छा है। मेरा मानना है कि 35,000 करोड़ में वैक्सीन के लिए जो सारी मैकेनिज्म तैयार किया, कोल्ड स्टोरेज लास्ट माइल तक ले गए,
हजारों जगह पर जिस तरह से फ्रीज और ये पहुंचाए, जी। उसके लिए भी तो पैसा लगता है ना। ये वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट के लिए जिस तरह से मैकेनिज्म तैयार किया, उसको भी पैसे लगता है। जी, एक बहुत छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी, ये मेरा आखिरी सवाल है, आपको कहीं और भी जाना है। अब चुनावी राज्यों में और खास तौर से जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, इस बजट में उन पर ज्यादा जोर दिया गया है। नहीं, ये सच नहीं है। आप अगर बजट डिटेल देखोगे तो पूरे 28 राज्यों को अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं। ये सच नहीं है। वो हम हर नजर चुनावी नजर से देखते हैं, वो सही नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रकाश जावड़ेकर जी, आज तक से जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तमाम मुद्दों पर प्रकाश डाल रहे थे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। लगातार आज आए बजट को लेकर अलग अलग मेहमानों से चर्चा जारी है कि क्या दशक का ये पहला बजट अच्छे दिन की एक बड़ी तस्वीर हिंदुस्तान के सामने रखता है। क्या वास्तव में सरकार जो दावा कर रही है, रोजगार का जो संकट हमने बीते 1 सालों में देखा है, खासतौर से कोरोना काल के दौरान, क्या वो खत्म हो जाएगा जिस तरह के बजट का प्रावधान किया गया है। आम आदमी के क्या अच्छे दिन आएंगे, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, बार बार ये जो बातें कही जाती हैं मध्यम वर्गीय परिवारों की ओर से, क्या उनकी ये मुश्किल, ये संकट दूर हो पाएगा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हमने चर्चा की। लेकिन आपको बताते चले, भारत सरकार के इस बजट में सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी एक सेक्टर में रखा गया है तो वो है स्वास्थ्य को लेकर, और अलग से 35,000 करोड़ का प्रावधान सीधे सीधे कोरोना वैक्सीन को लेकर किया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बाबा रामदेव सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। और आपको बता दें कि पूरे कोरोना काल के दौरान हम सब ने देखा था बाबा रामदेव किस तरह से टेलीविजन चैनल पर सामने आकर लोगों को स्वस्थ रहने की न सिर्फ वो अपील करते, बल्कि स्वस्थ रहने के तमाम टिप्स भी वो दिया करते थे। आज ये जो बजट का स्वास्थ्य है, बाबा रामदेव जी, कैसा दिखाई दे रहा है आपको? सबसे अच्छी और बड़ी बात आपको क्या नजर आई? चित्रा जी, वैसे तो चित्र विचित्र बात करते मिलेंगे पक्ष प्रतिपक्ष के लोग जी, लेकिन यदि मैं इसको हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखूं तो 137% की बढ़ोतरी के साथ 2,32,000 करोड़ का बजट आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है। और इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के विकास की धुरी होता है, विकास की गति को रफ्तार देने के लिए, उसको पंख लगाने के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर गांव, गरीब, मजदूर, किसान, खेत खलिहान, दलित, शोषित, वंचित जो अंतिम लोग हैं, उनके विकास के लिए, चाहे उनको जल जीवन मिशन के माध्यम से अथवा किसानों को एमएसपी का सपोर्ट करके, मंडियों का आधुनिकीकरण करके, या एग्रीकल्चर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके, किस दिशा में सरकार ने नहीं सोचा। तो एक तरह से यह एक सर्वसमावेशी और बहुत ही प्रोग्रेसिव और एक जस्टिसफुल बजट मुझे लगता है। हाँ, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सरकार जरूर कुछ, मुझे लगता है आगे और अपनी बजट के अंदर कुछ नए संशोधन जरूर लेकर के आएगी, क्योंकि देश तो सभी का है। और मध्यम वर्ग के लोग इतने कमजोर भी नहीं है, वो देश की को टैक्स दे करके और देश के इस निर्माण में अपने हाथ बटा करके वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। डीजल पेट्रोल के दाम थोड़े से बढ़ने से लोगों की जेब पर थोड़ा सा भार और बढ़ सकता है। उसके लिए भी सरकार ने अभी स्पष्टीकरण दिया है कि वो नहीं बढ़ने देंगे, कुछ टैक्सेशंस कम करेंगे। तो कुल मिलाकर के चित्रा जी, ये बजट बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही प्रोग्रेसिव दिखता है। और आगे भी सरकार जो कदम उठाने जा रही है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने से लेकर के, और देश के अंदर अलग अलग तरह के खाद्य तेलों से लेकर के और तमाम तरह के प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा करके दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का जो सपना मोदी जी का, मुझे लगता है पूरा होगा। तो इसके साथ लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार और इससे बढ़ेगा। अभी मैंने ही आज तक लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, और आने वाले समय में जिस तरह से इंडोनेशिया और मलेशिया से हमको पाम मंगाना पड़ता था, भारत में जब उसको की उत्पादकता बढ़ेगी तो 2 लाख करोड़ तो रुपए बचेंगे, और करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों को तो स्वामी रामदेव, पतंजलि, रुचि सोया रोजगार देगा। चित्रा जी, चलिए, इस बात का इंतजार भी है क्योंकि रोजगार एक बड़ा संकट बीते 1 सालों में, खासतौर से कोरोना महामारी ने जिस तरह की स्थिति पूरे देश में उत्पन्न कर दी थी, उसके बाद हम सब ने देखा, और यकीनन ये बात आप कह रहे हैं तो इससे एक अच्छी तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपने जिक्र किया मध्यम वर्गीय परिवारों को लेकर,
नौकरी पेशा लोगों को लेकर बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही विनिवेश को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर मैं सवाल पूछूं, लेकिन आपका इशारा क्या ये था कि टैक्स पर अगर बेनिफिट दे दी जाती आम लोगों को, नौकरी पेशा को, तो थोड़ा और ज्यादा होता, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था? देखिए चित्रा जी, ठीक है, लोगों के सामने समस्याएं रही हैं, आज भी हैं, लेकिन सरकार के खर्चे कितने बढ़े हैं। लोगों को फूड देने से लेकर के और हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने से लेकर के, और जबकि टैक्स का कलेक्शन कम हो रहा था, इन सब के बीच में सरकार ने कोई भी टैक्स बढ़ाया नहीं। मैं इसको भी राहत मानता हूं। जब संकट के काल में सरकार का टैक्स का कलेक्शन कम हो रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, और उस दौरान भी सरकार टैक्स नहीं बढ़ा रही है किसी के ऊपर भी, आम लोगों के ऊपर भी, कॉर्पोरेट के ऊपर भी, तो ये एक संकेत है कि सरकार इस बात के लिए बहुत संजीदगी के साथ काम कर रही है। और कुछ ऐसे बड़े बड़े संस्थान है, LIC आदि से लेकर के, जिनका IPO लाने की सरकार बात कर रही है, तो सरकार संसाधन जुटा रही है बिना आम लोगों के ऊपर बोझ डाले। और फ्यूचर में मैं तो आश्वस्त हूं कि मध्यम वर्ग के लिए भी सरकार कुछ और बड़ा करेगी, और जो होटल इंडस्ट्री है या और तमाम तरह के दूसरे उद्योग धंधों पर जिन पर असर पड़ा है, उनके लिए भी पहले भी सरकार ने कदम उठाए, आगे भी उठाएगी, क्योंकि मोदी जी सबका भला चाहने के अलावा उनके सामने और कोई एजेंडा ही नहीं है, क्योंकि वो एक फकीर इंसान है जो भारत की तकदीर और तस्वीर बनाना चाहता है और भारत की अर्थव्यवस्था को अमेरिका, जापान और चाइना से आगे देखना चाहता है। तो उसमें तो सबकी भागीदारी और जिम्मेदारी, हिस्सेदारी तय होना जरूरी है चित्रा जी। और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है, लेकिन इसी बजट को लेकर विपक्ष के बहुत सारे तीखे सवाल हैं। बाबा रामदेव को तो ये बजट बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि भविष्य में मध्यम वर्गीय लोगों को भी फायदा पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से जरूर कोई न कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा, लेकिन खासतौर से विनिवेश के जरिए जो पैसा जुटाने की कोशिश और कवायद की जा रही है इस बजट में, वो विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। इसको आप किस तरह से देखेंगे? तो मुझे लगता है इसके लिए विपक्षी दलों को ना अपनी सारी तिजोरी खोल देनी चाहिए कि भाई आप जो है कोई भी जो है विनिवेश मत कीजिए हम आपको पैसा दे देते। तो विपक्षी लोगों के पास भी बहुत पैसा है, तो उनको भी खजाने थोड़ा देश के लिए लुटाने चाहिए ना। जैसे कोरोना काल में हमने 27.5 करोड़ रुपए PM फंड में दिया और करोड़ों रुपए देश की सेवा में लगाया, तो ऐसे थोड़े खजाने खोलने चाहिए। बहुत मालदार है हमारे विपक्षी लोग भी। अरे देश चलाना है तो पैसा आएगा कहां से? टैक्स बढ़ाना नहीं, और चारों तरफ से इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, तो पैसा देश को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था की धुरी, अर्थव्यवस्था का जो पहिया है उसको घुमाने के लिए पैसा ही नहीं होगा तो कैसे तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, कैसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कैसे देश आगे चलेगा? तो जो ये नादानी और नासमझी वाली बातें हैं चित्रा जी, जिन लोगों को ना इकोनॉमी की समझ है, ना देश की समझ है, जिन लोगों को ना डेवलपमेंट का पता है, वो लोग इस तरह की बेसिर पैर की बातें करते हैं। देश चलाना है तो सभी जो सरकार ने कदम उठाए हैं वो मुझे तो जस्टिसफुल लगते हैं। मतलब आपको लग रहा है कि विनिवेश के जरिए पैसा इकट्ठा करने के बाद, क्योंकि देश को आगे लेकर जाना है और सिर्फ विरोध के लिए विपक्ष राजनीति कर रहा है, और आपने ये भी जिक्र कर दिया कि उन लोगों को अपना खजाना खाली कर देना चाहिए। विपक्षियों को भी, और इतने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी अच्छी पॉलिसी सरकार लेके आए, तो जिन कंपनियों के पास सरप्लस फंड है चित्रा जी, उनको भी अब ये देश की समृद्धि में, देश को आगे बढ़ाने में, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के अलग अलग सेक्टरों में अब तो इंपोर्ट के ऊपर भी सरकार ने ड्यूटी बढ़ा दी है। तो सभी लोगों को अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेकर के देश में एक कोई सुई भी बाहर से न लेने पड़े, तो सभी दिशाओं से देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों को पहल तो करनी पड़ेगी चित्रा जी, और सब ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगी, और हम चाइना, जापान और अमेरिका से भी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की बनाने में सक्षम होंगे। 10-15 साल लगेंगे, लेकिन सबको दिल खोल के लगना पड़ेगा। अपने हिस्से की जिम्मेदारी और भागीदारी तय करके हमें पुरुषार्थ करते हुए इस देश को हमें शिखर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध होना ही पड़ेगा। बात कही है कि यकीनन आगे आने वाले वक्त में अगर बड़ी बड़ी जितनी भी इकोनॉमी वाली देश हैं या अर्थव्यवस्था जिनकी मजबूत है, उनके मुकाबले हिंदुस्तान को खड़े होना है, तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर कॉम्प्रोमाइज करना होगा। लेकिन एक जगह जहां पर बीते कई दिनों से हम कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति देख रहे हैं,
कृषि सेक्टर, किसानों को लेकर सरकार का दावा है कि हमने आधुनिक खेती या जो हम कृषि कानून लेकर आए हैं उसके जरिए हम जिंदगी बदलना चाहते हैं किसानों की। लेकिन वहीं देश दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए जो किसान हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। आज के इस बजट से किसानों को कितना फायदा, कितना नुकसान, आपको लग रहा है कि सरकार वो भरोसा कायम कर पाएगी आज के इस बजट के जरिए उन तमाम किसानों में जो बड़े गौर से आज का बजट सुन रहे थे? चित्रा जी देखो, करीब 80-90% इस देश के किसान सरकार की नीतियों के साथ सहमत दिखते हैं। हाँ, जो आंदोलनकारी किसानों ने भी कुछ बुनियादी मुद्दे उठाए हैं, सरकार ने उन सब किसानों की चिंताओं का भी समाधान करने के लिए जो है अपने द्वार खोले और 2 कदम आगे बढ़े। तो मुझे लगता है ये गतिरोध खत्म होना चाहिए। और एमएसपी की भी बात की जाए तो भारत के आज़ादी के इतिहास में 1.5 गुना एमएसपी देने का पहली बार ऐलान हुआ है। और बाकी भी किसानों के लिए मंडियों के आधुनिकीकरण से लेकर के एग्रीकल्चर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने से लेकर के उनको सस्ते में और अधिक ऋण देने से लेकर के जो भी वो एक प्रोग्रेसिव जो एग्रीकल्चर है और चाहे वो उसके अंदर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यदि करते हैं तो 2 गुना वैसे ही उनको दाम मिल सकता है। तो उसके साथ डेयरी का समावेश भी होगा। तो किसानों के लिए आज तक की आजादी के इतिहास में सबसे बड़े कोई कदम उठाए गए तो इस बार के बजट में उठाए गए। ये अलग बात है कि कई बार पहले भी किसानों के ऋण आदि माफ किए गए थे, वह तात्कालिक कदम हो सकते हैं, लेकिन यदि हमें दीर्घकालिक दृष्टि से किसानों को समृद्ध बनाना है तो निश्चित रूप से ये कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और ये कुछ बुनियादी जो परिवर्तन वो लाने पड़ेंगे एग्रीकल्चर पॉलिसी को लेकर के मोदी जी लेकर के आए हैं। बाबा रामदेव जी, आपसे दिशा में इसी से जुड़ा हुआ एक गतिरोध सवाल खत्म होकर के और समाधान की तरफ संवाद से बढ़ना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। चित्रा, ये जो गतिरोध किसान और सरकार के बीच में लगातार बना हुआ है, आपको लग रहा है कि खत्म हो जाएगा? उम्मीद कैसे की जाए? क्योंकि बीच में लगा जिस तरह की 26 जनवरी की तस्वीरें पूरे देश ने देखी, उसने यकीनन हर किसी को विचलित किया, परेशान किया कि आखिर किसान आंदोलन के नाम पे ये कौन लोग हैं जो इस तरह का उपद्रव कर रहे हैं। लाल किले से जो तस्वीरें सामने आई, हालांकि उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर हम सब ने देखा राकेश टिकैत को रोते हुए, फिर से आंदोलन ऐसा लगा कि एक अलग सिरे से आगे बढ़ रहा है। गतिरोध बना हुआ है, टूट नहीं रहा है, उस पर क्या सोच है आपकी? देखिए, मैंने आपको भी उस दिन देखा था आदरणीय श्री राकेश टिकैत जी के पास। उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ भी मेरा आत्मीय संबंध रहा है। इस किसानों के गतिरोध को खत्म करने का एक ही मुझे तो उपाय दिखता है, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप जिस दिन बंद हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, उस दिन समाधान निकल आएगा। जब तक ये राजनीतिक हस्तक्षेप रहेगा तो मैं किसान नेताओं से भी कहूंगा कि वो अपने विवेक से काम ले। 2 कदम किसान आगे बढ़े, 2 कदम सरकार आगे बढ़े, और ये गतिरोध खत्म होना सारे हिंदुस्तान के सम्मान और स्वाभिमान के लिए जरूरी है। और किसान जो इस देश का अन्नदाता है, उस देश का की नाभिकीय सत्ता है। बिल्कुल। और मैं तो किसान का एक बेटा हूं, पहले किसान हूं, उसके बाद में योगी और कर्मयोगी हूं। देश के लिए कुछ मैं उपयोगी बन पाऊं, उसके लिए मैं पुरुषार्थ और परमार्थ करता हूं। तो राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करना चाहिए इस आंदोलन को, ऐसा मैं मानता हूं। तो निश्चित रूप से समाधान निकल आएगा और गतिरोध खत्म होगा। चित्रा जी, लेकिन पहले के मुकाबले अब ऐसा लग रहा है कि राजनीति इस पर और ज्यादा हावी हो गई है। ऐसे में समाधान कैसे निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। बाबा रामदेव जी, आगे बढ़ते हुए कुछ और महत्वपूर्ण सवाल हैं, जल्दी जल्दी मैं उनका जवाब जानना चाहूंगी। देखिए, 2021-22 में 2 सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी का निजीकरण होगा, यह भी फैसला लिया गया है। अगले साल LIC का IPO आएगा। बीमा में FDI की सीमा भी 49 से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। इसको आप कैसे देख रहे हैं, FDI को लेकर खासतौर से? देखिए, मैं तो FDI का विरोधी व्यक्ति रहा हूं। जिन सेक्टर्स में नितांत अनिवार्यता ना हो तब तक FDI नहीं होनी चाहिए। जहां तक निजीकरण का प्रश्न है तो पूरी तरह से कोई निजीकरण की बात नहीं हो रही है। और यदि शेयर्स दिए जाते मार्केट में तो देश के नागरिकों के पास तो रहेंगे ना। बेच के कौन सा, कोई अमेरिका में बेच करके आ गए, कोई चाइना को बेच करके आ गए हम लोग। तो इस देश के यदि लोग उसमें शेयर होल्डर बनते हैं, शेयर धारक बनते हैं और उनको भी कुछ आमदनी होती है तो इसमें दिक्कत क्या है? तो निजीकरण जो है ये इस युग की मांग है, लेकिन सब कुछ दांव पर नहीं लगाना चाहिए। एक बैलेंस वे में सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल। चाहे हमारा खान पान हो, चाहे हमारी रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो, पॉलिटिक्स हो,
स्पिरिचुअलिटी हो, हर चीज बैलेंस होने चाहिए। सरकार यदि संतुलित एक दृष्टि के साथ निजीकरण की तरफ आगे बढ़ती है तो दिक्कत नहीं है, और इसमें देश का लाभ ही होगा, कोई हानि नहीं है। बिल्कुल। बशर्ते इसमें किसी भी प्रकार से कोई अंदरूनी तौर पर कोई सौदेबाजी ना हो, और उसके लिए सरकार ने सभी चीजों को फेसलेस करके एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाने की दिशा में जो कदम आगे बढ़ाया है वो एक अच्छा कदम, उसकी सराहना होनी चाहिए। चित्रा जी, चलिए, बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव जी आज तक से जुड़ने के लिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। यकीनन बाबा रामदेव का खासतौर से पूरे कोरोना काल के दौरान जो रोल रहा है वो काफी ज्यादा अहम रहा। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए लगातार तमाम बातें कही, योगा वो कराते रहे, और अब एक बार फिर से वो सामने आए। आज जब बजट आया उन्होंने कहा कि ये बजट देश के स्वास्थ्य को अच्छा करेगा। इस बात की उम्मीद बाबा रामदेव की ओर से जताई गई है, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को लेकर जो किसान विरोध कर रहे हैं जल्दी गतिरोध टूटे, लेकिन राजनीति इस पूरे मामले में हावी नहीं होनी चाहिए, जैसा कि विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ रहा है। आप देखते रहिए आज तक।